कभी भी इस कदर इस पे कन्फ्यूजन नहीं रहा और ना ही मामला ऐसे कहते हैं ना 11th आवर से भी आगे जा चुका है, क्योंकि असेंबली की तहलील की जो मंजूरी है वो हो चुकी है। अभी तक हमारे साथ नाम शेयर नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं पहले कह रही थी कि जिन्होंने नाम का फैसला करना, लोग कहते हैं उनके पास नाम है, नाम सिर्फ मीडिया के सामने नहीं आ रहा। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अनिका निसार साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारी कुलीग एंकर हैं GTV की। अनिका, वेलकम। आपको भी कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में ब्रेक पर जाते हुए जो हम बात कर रहे थे वो इस पोलिटिकल सिनेरियो की थी। पहले तो आप ये बताइए कि आपके ख्याल में कौन बन रहा है वज़ीर आज़म? बहुत सारे नाम जो हैं वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो जलील अब्बास साहब का नाम है उसमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ऊपर कुछ लोगों को सवालात हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी हालात है वो कैसे मैनेज करेंगे। वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं, बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। सियासी मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहती हैं आप? तंजीला, मैं अभी जिस जगह से होके आ रही हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने भांपी हैं। ज़ाहिर है ये खबर लीक कोई नहीं करना चाह रहा। अगर वाकई नाम किसी ने देना होता ना प्लेट के ऊपर या ट्रे के ऊपर रख के, तो अभी तक हम सबको नाम पता चल चुका होता। सबने, आपने, मैंने, मतीन साहब ने, हम सब ने अपने अपने सोर्सेज आजमा लिए। नाम लीक करने की कोई इस बार गलती नहीं कर रहा, क्योंकि आपको याद है इसहाक डार साहब वाला नाम जो सामने आया था, उसके बाद फिर इसहाक डार साहब के साथ क्या हुआ था, इत्तेहादियों ने क्या किया था, और वो नाम किधर से लीक हुआ था वो भी कहते हैं कुछ अपने कुछ घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब हुआ था उनके साथ, और वो चीज़ अब वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हो। जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम आया है, इस नाम के पीछे यकीनन वो टेक्नोक्रेट रहे हैं, वो एम्बेसडर रहे हैं, और जब कोई एम्बेसडर होता है और वो मुल्की सियासतों को भांप कर संभाल रहा होता है, तो केयर टेकर सेटअप को संभाल ही सकता है। इसलिए क्योंकि सिर्फ सियासी मामलात नहीं संभालने होते हैं, केयर टेकर सेटअप का उतना सियासत से उस तरह से ताल्लुक नहीं होता, उन्होंने पॉलिसी का तसलसल लेकर चलना होता है। आप यकीन करती हैं इस बात पे? ये किताब में यही लिखा हुआ है हमारे आइन की। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है आप यकीन करती हैं। देखिए, नहीं, यकीन ना यकीन करने वाली बात नहीं है ना। आप आइन पे नहीं यकीन करती? नहीं, मैं तो करती हूँ। तो बस फिर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं ना। वो बात ये है कि कहने तो दें ना, अब इतनी इजाजत तो दें कि कम से कम बंदा कहे कि आइन पे चल ही लें, चाहे वो पार्लिमानी आइन को एक मुअत्तल किस्म की शक्ल के अंदर ले आए। लेकिन हमें तो कहने देना, हम तो आइन के पासदार है, हम तो आइन के पाबंद है, पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पर लागू होता है ये आइन। लेकिन एक बात तय है कि केयर टेकर सेटअप इस बार का मुख्तलिफ है, विद अ ट्विस्ट है। ये वो कौन बनेगा करोड़पति आप देखा करती होंगी, मतीन साहब आपने भी देखा होगा, लेकिन ये जो कौन बनेगा करोड़पति के बजाय कौन बनेगा निगरां वजीर आजम है ना, ये पहली दफा हम देख रहे हैं। इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं जो कि अभी भी मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। किससे? मुख्तदिर लोगों से। अभी वजीर आजम साहब से भी, चले आप सारे मुख्तदिर लोगों की बात, वजीर आजम साहब से भी मुलाकातें चल रही हैं। लोग अभी भी अपने नामों का कुर्रा ऐसे ऐसे करके फेंक रहे हैं कि किसी तरीके से खबर ये है कि कोई खबर नहीं है। बरेली साहब, मैं एक बहुत सीनियर सियासतदान से पूछ रही थी कि आप बन रहे हैं वजीर आजम, उन्होंने कहा जी मैंने शेरवानी सिलवा के रख ली है। तो मैंने कहा वो तो 6-7 लोगों ने सिलवाई। उन्होंने कहा नहीं मैडम, इस बार 40-50 लोगों ने सिलवाई हुई है। तो ये अनिका साहिबा भी वही बात कर रही है। बरेली साहब, ये क्यों है इतना कंफ्यूजन इस बार? ये क्यों है इतना यूनिक कि खबर ही नहीं निकल रही? इतनी देर तक तो काबीना भी सामने आ चुकी होती थी, लोगों के घर में बुके और मिठाई भी पहुंच जाती थी। इस बार क्यों नहीं हो रहा ये? लाइट वे में मेरे ख्याल में आप देखिए तो घंटे से कितना रिलीफ है, कितना सुकून है। और सबसे ज्यादा आप एंकर लोग खुश होंगे कि हम लोग जो 10-10 घंटे प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, अचानक चला एक वजीर आ गया मुकामी बला और हमारा पूरा प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो गया। तो एक आपको हमें इससे निजात मिली, बड़ा एक रिलीफ। ओवरऑल भी देखिए गैर सियासी फिजा हुई है, वो तो वहां से तो खबरें जो अटक से आती जाती रहती हैं, लेकिन पूरी फौज जफर मौज जमाते वमाते, तो मेरा ये ख्याल है तो बहुत बड़ा अच्छा हो गया है। हालांकि अभी निगरान नहीं आए, और गालिबन ये इसीलिए चाहते हैं कि जो पिछले 1 साल से कन्फ्रंटेशन, महादराई, फिर बाकी बाहर का भी था, एक मुख्तलिफ कुव्वतें और तमाम पाकिस्तान के दोस्त मुल्क आएंगे कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है उसमें ये फिजा रहे। और इसीलिए हमने शायद कहा था कि मैं ख्याल जो सबसे ज्यादा लोगों ने रिलीफ महसूस किया था उसके नाम पर वो जिलानी साहब थे। और मेरे ख्याल में जिलानी साहब का जो बैकग्राउंड है उसमें जरा मुश्किल ये है कि वो तो एक चेयरमैन सेनेट तो परमानेंट है ना, निगरां होकर वो क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा उनको इलेक्ट होना, फिर कैसे होंगे। तो मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा। और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहरहाल जो भी ये अगर माहौल रहा, IMF को भी सूट करता है, वाशिंगटन को भी, दोस्तों को भी,
को भी। ठीक है, आखिरी मिनट है रिजवी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, जरा मैं मतीन साहब से भी पूछ लूं। मतीन साहब, जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने कंक्लूजन की तरफ जाना है उस वक्त। जी, उस वक्त जब निगरान वजीर आजम और निगरान काबीना होगी और बहुत सारे मामलात में स्टेट प्लीड कर रही है, मुद्दई है, उनकी मुद्दईयत में मुकदमात हैं, तो उस पर क्या समझते हैं आपके, कैसा इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकली, निगरान सेटअप कैसे उसको डील करेगा? जी, बड़ा अहम नुक्ता आपने ये हाईलाइट किया और ये बिल्कुल ये बहुत वैलिड है कि उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारे मुकदमात हैं, बल्कि जो सीरीज़ ऑफ केसेस हैं वो स्टेट की तरफ से वो सामने आए। और आज आप एक नुक्ता भूल गई हैं, वो आपको याद करा दूँ। जो इंटरसेप्ट में जो साइफ़र का छपना है वो अभी एक्सपोज करता है उनको, और जिस तरीके से उन्होंने उस साइफ़र को अपने लिए यूज़ किया। और अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। एक मुकदमा अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का तहरीक इंसाफ के सरबराह के ऊपर बनने की राह हमवार हो रही है।